चलिए भाई साहेब, सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। लेट्स मूव अहेड। बात करते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम क्या है, JIGL। सर JIGL में CPC नाम का जो चैप्टर हमारा है, CPC 1908, जो कि सिविल मैटर्स के लिए आपको प्रोसीजर कोड जो है वो दिया हुआ है, उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसको कि आज हम यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन भाई साहब, इसके पहले कि हम इसके बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करें, वापस से रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि अगर आपको CS कार्ड इंडिया के जो एफर्ट्स हैं वो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका बोलना होगा नहीं सर उतना मज़ा नहीं आता है, तो डिसलाइक का बटन आपको बाजू में ही दिया हुआ है। बट किसी भी सिनेरियो में एक काम करना आपको नहीं भूलना है, वो क्या है सर? वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो क्यों ऐसा? द रीजन बीइंग कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे केस में आपको इस बात की श्योरिटी मिल जाती है कि फाइनल एग्जाम्स होने तक जो भी अमेंडमेंट्स, जो भी अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि ICSI का आता है, वो अगर आपको सबसे पहले कहीं पे मिलेगा तो उसका चैनल का नाम जो है वो क्या है, CS कार्ड इंडिया, राइट। और जो बाजू में आपको बेल आइकन दिया हुआ है, आप उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो है वो आपको आता रहे कि कब कौन सी क्लास जो है, कौन सा वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए इस चैनल पे आ रहा है, राइट गाइस। चलिए सर, तो CPC में सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि दो पार्टीज के बीच में या तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट बोले ब्रीच हो जाता है तो जो एग्रीव्ड पार्टी होगी वो बोले केस कर सकती है दूसरी पार्टी के ऊपर, और जो भी नुकसान उस बंदे का हुआ है उस नुकसान के भरपाई के बारे में बात जो है वो कर सकती है। गॉट द पॉइंट। फिर उसमें हमने ये भी कहा कि जो डिफेंडेंट आपका होगा वो उस क्लेम को डिनाई कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको सेट ऑफ करने की बात कर सकता है, उसको काउंटर क्लेम करने की बात कर सकता है, या फिर इक्विटेबल सेट ऑफ जो है उसके बारे में बात जो है वो भी वो वहां पे कर सकता है। लेकिन अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट द टेम्परेरी इंजंक्शन। सर यहां पे जो आपका प्लेंटिफ होगा, कौन होगा भाई साहब? प्लेंटिफ जो आपका होगा, अगर बोले सामने वाला बंदा कुछ गलत वाला काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से चीजें जो वो नहीं कर रहा है, तो आप यहां पे ये भी कह सकते हैं कोर्ट से कि सर मैं ये चाहता हूं कि आप सामने वाले के ऊपर रोक जो है वो लगा दें कि जो भी वो गलत काम कर रहा था उस गलत काम को ना करे, या फिर जो भी बोले वो एक पर्टिकुलर चीज जो है मेरे साथ में गलत उसने किया है तो मैं चाहूंगा कि वो ये वाला काम जो है वो कंटिन्यू ही ना करे। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था आशिकी 2 वाला, राइट। सो उसे कहते हैं इंजंक्शन होना। अब इंजंक्शन की बात अगर की जाए तो दो टाइप का होता है, एक आपका होता है टेम्परेरी वाला, दूसरा आपका होता है परमानेंट वाला। सर टेम्परेरी वाला अगर बोले 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर किसी पे रोक लगा दी गई होगी उसे टेम्परेरी कहा जाएगा, और वही अगर आजीवन अगर उसके ऊपर रोक लगा दी गई होगी, बैन लगा दिया गया होगा, तो उसे आप परमानेंट इंजंक्शन का नाम जो है वो दे सकते हैं। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। अगला पॉइंट यहां पे आता है आपका इंटरलॉक्टरी ऑर्डर। सर जो आपका इंटरलॉक्टरी ऑर्डर होगा उसे आप इंटरिम वाला ऑर्डर भी कह सकते हैं, राइट। जैसे कि प्रिलिमिनरी वाली डिक्री होती है वैसे ही आपका इंटरलॉक्टरी या इंटरिम वाला ऑर्डर भी होता है। सो इसमें क्या रहेगा, इसमें बोले भाई साहब इसके पहले कि फाइनल वाला जो ऑर्डर है वो पास किया जाए, आपको बोले एक इंटरलॉक्टरी ऑर्डर जो है, जो कि फाइनल डिसीजन आने के पहले पास किया जाता है ताकि कुछ चीजों का डैमेज होने से बचाया जा सके, राइट। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे बोले इंटरलॉक्टरी या फिर इंटरिम ऑर्डर का नाम जो है वो दिया जा सकता है। अंडरस्टूड? ठीक है सर। अगला पॉइंट यहां पे आता है डिलीवरी ऑफ समन बाय द कोर्ट। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। सर समन देने का मतलब क्या होता है? कोर्ट की लैंग्वेज में बोले जिसे समन कहा जाता है उसे अगर मैं नॉर्मल कमर्शियल नॉलेज, कमर्शियल वे में अगर बात यहां पे करूं तो क्या कह सकता है, आप इस चीज को नोटिस का नाम जो है वो दे सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने कहा कि भाई साहब प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है, प्लेंटिफ ने जाके कोर्ट को कहा है कि कोई तो भी बंदा है मिस्टर एक्स नाम का जिसने कि मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट का उसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो उसको बोले आप कहिए कि मेरा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की क्या कर दे, भरपाई कर दे, राइट। तो सर जो डिफेंडेंट घर पे बैठा हुआ है, क्या उसको अपने आप सपना आ जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर। क्या होगा सर, आपका जो कोर्ट रहेगा वो उस डिफेंडेंट के पास में नोटिस भेजेगा, उसको समन जो है वो भेजेगा। अब सवाल यह आता है कि ये समन जो है वो कैसे भेजा जाएगा, कब ये समन सामने वाले बंदे को मिल चुका है ऐसा मान लिया जाएगा, कौन से टाइम पे ऐसा होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अपन पढ़ लेते, क्या कहता है भाई साहब। द कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड or has an agent resident within that jurisdiction who is empowered to accept the service of the summon. The summon shall
unless the court otherwise direct, be delivered or sent either to the proper officer who may be an officer of a court other than that in which the suit is instituted, to be served by him or one of his subordinates, or to such courier services as are approved by the court. मतलब सीधी सीधी बात है, वैसे जो कोर्ट के बंदे रहेंगे ना वो बोले उसको जाके भेजेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोर्ट जो है वो किसी और सिटी में है, किसी और स्टेट में है, लेकिन जिस बंदे को वो समन करना है, नोटिस जिसको भेजना है, वो कहीं और पे रहता है, तो एजेंट के थ्रू भिजवाया जाएगा, ठीक है। कोई और ऑफिसर जो रहेगा उसके थ्रू भिजवाया जाएगा, या फिर कुरियर कर देंगे सर, वो भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कितना अर्जेंट मैटर आपका होगा, उसके हिसाब से काम जो है वो किया जाएगा। नाउ व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट और एनी अदर रिसिप्ट purporting to be signed by the defendant or his agent is received by the court, or postal article containing the summon is received back by the court with an endorsement purporting to have been made by a postal employee or by any person authorized by the courier services to the effect that the defendant or his agent had refused to take the delivery of the postal article containing the summon, or had refused to accept the summon by any other mean when tendered or transmitted to him, the court issuing the summon shall declare that the summon had been duly served on the defendant. मतलब समन भिजवाया गया, आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन आपको पता था कि ऐसा कोई एलिगेशन जो है वो आपके ऊपर लगेगा और केस जो है वो होने वाला। ऑब्वियस सी बात है, जब भी प्लेंटिफ कभी केस वेस करने वाला होता है तो गुस्से गुस्से में सामने वाले को बता देता है कि भाई साहब अगर तुमने ये पैसा मुझे नहीं दिया तो मुझे कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाना पड़ सकता है। तो आपको इस बात का पहले से क्या है, इंट्यूशन है। और आपने क्या किया था, प्रवीण सर से बोले लॉ जो है वो पढ़ लिया था, क्या कि अगर बोले आपका जो समन रहेगा वो अनडिलीवर्ड रह जाता है, सामने वाला अगर रिसीव ही नहीं करता है, या उसको आप ढूंढ ही नहीं पा रहे, जिस बंदे को देना था उसको ढूंढ ही नहीं पा रहे, राइट, तो मतलब समन डिलीवर्ड ही नहीं माना जाएगा, राइट। सामने वाले ने क्या किया, समन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या उसके घर परिवार वाले घर पे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं पापा घर पे नहीं है, बोले जाओ बोले आप, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ऐसे केस में ये नहीं होगा कि नहीं सर डिलीवर नहीं हुआ, क्या माना जाएगा कि डिलीवर हो चुका है, ऐसा मान लिया जाएगा, मतलब आपको पता था कि ऐसा कुछ यहां पे है, राइट। Now where the court is satisfied that there is reason to believe that the person summoned is keeping out of the way for the purpose of avoiding the service, or that for any other reason the summon cannot be served in the ordinary way, the court shall order the service of summon to be served by affixing the copy in the conspicuous place in the courthouse and upon some conspicuous part of the house in which the person summoned is known to have last resided or carried on the business of personally worked for the gain, or in such other manner as the court thinks fit। मतलब अकेला बंदा है भाई साहब, उसके आगे पीछे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, घर पे अगर रहेगा तो वो अकेला रहेगा, नहीं तो फिर नहीं रहेगा, कोई है ही नहीं। बोले बार बार जो पोस्टल सर्विस वाला था वो गया घर पे उसको देने के लिए, क्या देने के लिए, समन देने के लिए, बट वैसा घर पे नहीं मिल रहा है। बाबूराव गणपतराव आपटे की तरह ताला मार के बोले आजू बाजू में घूम रहा, देख रहा है कि भाई साहब अच्छा समन वाला आ गया, जब ये चला जाएगा तब बोले मैं घर पे जाऊंगा। तो ऐसे केस में क्या कहा गया, अगर बार बार नहीं मीटिंग हो पाने की वजह से समन अगर अनडिलीवर्ड होगा तो एक कॉपी जो है वो कोर्ट के प्रीमाइसेस पे चिपका दिया जाए कोर्ट में ही, दूसरा जो कॉपी रहेगा वो उस बंदे के घर का जो कॉन्स्पिशियस पार्ट रहेगा ना, कॉन्स्पिशियस मतलब जो दिखाई दे रहा है, वहां पे चिपका दिया जाएगा, राइट, या फिर उसका जो ऑफिस रहेगा ना उस ऑफिस में चिपका दिया जाएगा, राइट। और वो अगर कर दिया गया है तो भी डीम्ड है कि भैया हाँ देखो अभी नहीं तो बाद में, सुबह नहीं तो शाम को नहीं तो दोपहर को, नहीं तो फिर रात को, कभी ना कभी तो घर आए होंगे ना तुम, राइट, उसे डिलीवर्ड मान लिया जाएगा। ये समझ में आया कि वैसा ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान से सुनिएगा, प्लेंटिफ ने केस कर दिया है, अब डिफेंडेंट क्या करेगा, उसे अपना डिफेंस जो है वो बोले कोर्ट के पास में फाइल करना पड़ेगा। तो क्या कहता है, डिफेंडेंट अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा उसे करना है कितने दिनों के अंदर, 30 डेज के अंदर। कब से, जिस दिन उसके पास में समन आया होगा उसके 30 दिनों के अंदर। ये 30 दिनों में आपको एडवोकेट से बात करना होगा, एडवोकेट को अपॉइंट करना पड़ेगा, एडवोकेट के थ्रू जो ये आप रिप्लाई है रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आप क्या करेंगे, कोर्ट के पास में फाइल करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है, नहीं कर पाता है, तो ऐसे केस में एक सेकेंड, इफ ही फेल्स टू फाइल द रिटर्न विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ही इज अलाउड टू फाइल द सेम। इसमें बोले आपको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड जो है वो भी दिया जा सकता है।
आपने कहा सर मेरे को नहीं पता कि ऐसे क्या चीज़ होती है, किसको अपॉइंट करूं किसको नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कोई एडवोकेट मेरा केस लेने को तैयार नहीं है, मुझे खुद को ये ड्राफ्ट करना आता नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस में अगर आपने रिक्वेस्ट किया होगा कोर्ट से, आपको बोले मैक्सिमम 90 दिनों का टाइम जो है वो दिया जा सकता है। एक्सटेंडेड पीरियड अगर 30 दिन में आपने रिप्लाई नहीं किया होगा, मैक्सिमम 90 दिन का टाइम जो है वो आपको यहां पे दिया जा सकता है, ठीक है। नाउ एनी डॉक्यूमेंट विच ऑट टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट but is not so produced, such document shall not be received in evidence at the time of the hearing of that suit without the permission of court। यहां पे लीव का मतलब क्या बेटा, परमिशन। ये ध्यान से सुनो, सामने वाले जो पिटिशनर था, जो प्लेंटिफ था, उसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया, आप उसको डिनाई कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा। बहुत मूवीज आपने देखी होंगी इसमें आपने ये देखा है, बोले सर पहले एलिगेशन को डिनाई किया जाता है, डिनाई किया जाता है, डिनाई किया जाता है, एविडेंस वहां पे कोई मिल नहीं रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद में सडनली कहते अरे सर रुको, बोले मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक प्रूफ है। कोर्ट यहां पे कहता है कि भाई साहब जब आपके पास में ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट था तो आप उसको प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे थे। अगर आपके पास में जस्टिफाइड कारण होगा कि सर सॉरी ये जो डॉक्यूमेंट है मुझे खुद को अभी मिला है, इसके पहले मुझे कभी मिला ही नहीं था, तो अगर जस्टिफाइडली आप उस चीज को बता पा रहे हैं, समझ में आ गया। अदरवाइज उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो आपने पहली बार में प्रोवाइड नहीं किया होगा, ये पहली बार में आपने उसके बारे में बताया नहीं हो। ये भी हो सकता है आपने बताया कि सर हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ था ना, उसकी कॉपी मुझे मिल नहीं पा रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास में है सर उस चीज का, मैं ट्राई करता हूं कि एज सुन एज पॉसिबल मैं वो कॉपी जो है वो आपको क्या कर दूं, प्रोवाइड कर दूं, मैं ढूंढ रहा हूं उससे वो कॉपी को, राइट, वो मिलते ही मैं आपको क्या कर दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपने ऐसा पहले जिक्र भी कर दिया होगा ना वो चीज को, तो भी आप उस चीज को ला सकते हैं। गॉट द पॉइंट, नॉट अदरवाइज, ठीक है सर। However, this rule does not apply to the document produced for the cross examination of the plaintiff witness or hand over to a witness merely to refresh his memory। मूवीज में आप देखते हैं वैसा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी विटनेस वगैरह को डॉक्यूमेंट दिखाया जाता है, देखिए यही वाला था क्या, बोले हाँ सर यही वाला था, या अफसर ये वाला नहीं था करके, राइट, तो उसको बोले ये कैटेगरी में काउंट किया नहीं जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप बार बार भी लाके दिखा सकते हैं या बाद में भी कभी लाके दिखा सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल 2 अक्टूबर पणजी में गए थे, आश्रम में गए थे, स्वामी जी का भाषण जो है वो सुना था, फिर पाव भाजी खाई थी, राइट, तो पाव भाजी की जो बिल की रिसिप्ट है वो आपने बाद में दिखाई, बस की जो टिकट है वो आपने बाद में दिखाई, एटीएम से जो पैसे निकाले थे उसकी जो रिसिप्ट है वो बोले अगर आपने बाद में दिखाई, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें कि कंफर्म किया जा रहा है। कंफर्म क्या कर रहे हैं, क्या इसने तुम्हारे यहाँ पे पाव भाजी खाई थी, बोले हाँ से खाई थी, ये देखो बोले ये रहा बिल, ये समझा। तो वैसे अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को बाद में प्रेजेंट करते होंगे तो वो चलेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ विटनेस से कंफर्म करने की बात जो वो करी जा रही। गॉट द पॉइंट, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्कवरी एंड इंटरोगेटरीज एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। सर डिस्कवरी मतलब छानबीन करके उस चीज का, या मतलब आपके घर पे या दफ्तर में मतलब ऐसे खोजबीन जो है वो करी जा रही थी और वहां पे डॉक्यूमेंट जो है निकल के सामने। इंटरोगेशन सब बोले बकायदा वारंट वगैरह जो वो लिया गया और जाके पता मतलब आपसे पता किया कि भैया बताओ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उसमें जो चीजें सामने। एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किए होंगे वो वाले, ठीक है। डिस्कवरी का मतलब क्या है, फाइंडिंग आउट मटेरियल फैक्ट एंड द डॉक्यूमेंट फ्रॉम एन एडवर्सरी in order to know and ascertain the nature of the case, or in order to support his own case, or in order to narrow the points at issue and to avoid proving the admitted facts। डिस्कवरी जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। पहला बाय इंटेरोगेशन, सामने वाले बंदे से पूछताछ करी गई, क्रॉस चेक किया गया, 2 लोगों को आमने सामने बैठा के 2 लोगों से अलग अलग से बात जो है वो करी गई। सीपीसी को समझने के लिए, सीआरपीसी को समझने के लिए सबसे बेस्ट अगर मूवी में अगर आपको बोलूँ ना, कौन से वाली है, दृश्यम सबसे बेस्ट है। इंटरोगेशन वहां पे हो रहा है भाई साहब, जितने भी परिवार के लोग थे अलग अलग कमरे में बैठा के उनसे बात करी गई, आमने सामने बैठा के बात जो है वो करी गई, ताकि वहां से जो बातें हैं वो निकल के सामने आए, ठीक है। दूसरा डिस्कवरी बाय द डॉक्यूमेंट्स, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके रिलेटेड वाले, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा ताकि वहां से जो बातें हैं वो निकल के क्या उसके सामने में आ सके। गॉट द पॉइंट, चलिए। अ पार्टी मे रिफ्यूज टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कई बार ऐसा हो सकता है आपने कहा सर ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे केस के रिलेवेंट ही नहीं है, मैं नहीं प्रोवाइड करूंगा। क्या कहता है, सर वेयर इट डिस्क्लोजेस अ पार्टीज एविडेंस। बोले भाई साहब मैंने अगर ये डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दिए
तो इससे दूसरी पार्टी को ये समझ में आ जाएगा कि मेरे पास में सफिशिएंट एविडेंस जो है वो है, तो इनको मैं कोर्ट के सामने ही लाके प्रोड्यूस करूंगा, इंटरग्रेशन में देने वाला नहीं। दूसरा, वेयर इट एंजॉयज अ लीगल प्रोफेशनल प्रिविलेज। सो बोले लॉ में काफी जगहों पे चीज के बारे में बोला गया है क्या, कि अगर एडवोकेट और क्लाइंट इन दोनों के बीच में जो भी बात हुई है या उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, इसको बोले आप एविडेंस के तौर पे नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो उसको देने से मना कर सकता हो, राइट। व्हेन इट इज इंजूरियस टू द पब्लिक इंटरेस्ट, अरे भाई साहब ऑब्वियस सी बात है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाने वाला कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उसको नहीं दिया जाएगा। पेगासस, उसके बारे में काफी डिस्प्यूट जो चल रहा है। फिर डिनाइल ऑफ द पोजीशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मेरे पास में है ही नहीं बोले भाई साहब, डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे पास में है ही नहीं, राइट। चलिए नेक्स्ट यहां पे आता है एडमिशन बाय द पार्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर एग्जाम में सवाल जो है वो आपको पूछा जा सकता है। एडमिशन मतलब एडमिट करना, क्या कहता है, दैट वन पार्टी एक्सेप्ट द केस ऑफ द अदर पार्टी इन होल और इन पार्ट टू बी ट्रू। बोले हाँ भाई साहब, सामने वाला बंदा जो पैसा मांगने की बात कर रहा है या जो भी वो क्लेम कर रहा है वो सही है, या तो पूरे का पूरा या उसका कोई भी पार्ट, राइट। एडमिशन में बी इधर इन द प्लीडिंग और बाय आंसर टू द इंटरोगेटरीज बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज और एडमिशन बाय द नोटिस ऑल्सो। हो सकता है कि आप सीधे सीधे खुद ही मान के बोले हाँ भाई साहब केस करने की क्या बात थी, पहले ही बता देते मैं मान जाता, बोले, या पहले आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जब इंटरोगेशन वहां पे हुआ तो उसमें बातों बातों में आपने सच्चाई जो है वो बता दी कि हाँ भाई साहब सामने वाले का केस जो है वो बनता है, राइट, ये सामने वाले का जो क्लेम है वो जायज है, बोले ऐसा बोल सकते हैं वहां पे। उसे क्या कहा जाएगा, एडमिट कर लेना। भाई साहब आपसे जब वहां पे बात करी जा रही थी, जब इंटरोगेशन किया जा रहा था, या कभी भी आपने उस चीज को क्या कर लिया, एग्री कर लिया, या तो प्रूफ दिखाने के पहले या फिर प्रूफ दिखाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई साहब इश्यूज। इश्यूज का मतलब क्या है, डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट का मतलब क्या होगा, सामने वाले बंदे ने, प्लेंटिफ ने कहा कि ये काम नहीं हुआ है जो कि डिफेंडेंट को करना चाहिए था। अगर डिफेंडेंट बोल देता कि हाँ भाई साहब मैं इस बात को एडमिट करता हूं कि ये वाला काम मैं नहीं कर पाया और इसके बदले में जो भी सामने वाले का नुकसान हुआ होगा उसका कंपनसेशन में पे करने को तैयार हूं, या उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो भी करने को तैयार हूं, स्पेसिफिक रिलीफ भी प्रोवाइड करने को तैयार, बात ही खत्म हो गई। वो किस में आ गया, एडमिशन में आ गया। लेकिन आपने कुछ तो भी यहां पे कहा और सामने वाला बंदा जो है वो कहता कि नहीं भाई साहब ऐसा तो हुआ ही नहीं था। अब क्या हो गया, अब इशू क्रिएट हो गया, डिस्प्यूट जो है वो बोले यहां पे क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, अब बोले यहां पे एविडेंसेस जो है वो दोनों पार्टीज को प्रोवाइड करने पड़ेंगे और सुनवाई में कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सही बोल रहा है और कौन यहां पे गलत बोल रहा है। ये समझ में आया। चलिए, issues arises when a material proposition of the fact or the law is affirmed by one party and denied by the other party। अगर जो आपने कहा वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन एक पार्टी जो है कुछ और बोल रहा है और दूसरा पार्टी उसको क्या किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, तो वो चलेगा क्या, नहीं सब मतलब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसे क्या कहा जाएगा, उसे इशू कहा जाएगा। इशू का मतलब यहाँ पे क्या बेटा, डिस्प्यूट होना, राइट। चलिए, इश्यूज मे बी इधर ऑफ द फैक्ट और ऑफ द लॉ। याद कीजिए CSWT में अपने मिस्टेक्स के बारे में पढ़ा था कि मिस्टेक जो है वो फैक्ट्स को लेके हो सकता है और या फिर लॉ को लेके हो सकता है। सर लॉ को लेके क्या होगा कि क्या लॉ के हिसाब से जो काम मैंने किया है क्या वो जेन्युइन नहीं होगा, क्या लॉ के हिसाब जो काम मैंने किया है क्या लॉ के हिसाब से उसके अगेंस्ट में सजा होनी चाहिए, क्या जो काम मैंने किया है लॉ के डैमनम सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम। भाई साहब माना कि कोई चीज को आप एथिकली बोल रहे हो कि यार मैंने तो इसका कुछ गलत नहीं किया। एग्जाम्पल एक देता हूं मैं आपको, अभी रिसेंटली एक जगह पे पता चला क्या कि एक चोर जो है US वगैरह की या कहीं की बाहर की बात है, एक चोर जो है किसी के घर पे पहुंचता है चोरी करने के लिए, राइट, और उसका पैर जो है वो कहीं पे फंस जाता है सामने वाले के घर में ही, तिजोरी में या पता नहीं कहीं पे, तो सामने वाला बंदा क्या करता है, उसका पैर ही काट देता है। हो भैया, चोरी करने के लिए बंदा आया था, उसके हाथ में हथियार था, पैर फंस गया, अगर पैर नहीं फंसता तो शायद वो चोरी भी कर लेता और किसी परिवार वाले को नुकसान भी पहुंचा जाता, राइट। तो अगर मैं एथिक्स के हिसाब से यहां पे बात करूं तो सामने वाले को मारना, सामने वाले को मार के भगाना, सामने वाले का पैर काट देना, ये बोले बनता है भाई साहब, अगर मैं एथिकली बात करूं तो। लेकिन क्या लॉ इस बात की आपको अथॉरिटी देता है क्या, मतलब जहां तक मुझे पता चला कि आपका जो चोर था ना उसने उसके ऊपर केस कर दिया कि मेरे को पीटा गया या मेरा पैर जो वो काट दिया गया और केस जीत गया। सवाल ये है कि क्या लॉ के हिसाब से आप इस बात को जेन्युइन मान सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा चोरी करने के लिए आया था, उसका पैर वहां पे फंस गया, पैर काटने का क्या मतलब है यार? आप उसको बांध लेते, आप उसको बांध के पुलिस वाले को बुला के पुलिस के हवाले कर देते। आपने उसको मारा क्यों? आपने उसको उसका पैर जो है वो आपने क्यों काट दिया? अपंग क्यों बना दिया आपने उसको? ये बोल के उसके ऊपर ही केस जो है वो हो गया। और जो चोर था, जो चोरी करने आया था, जितना चोरी से पैसा कमाता उससे ज्यादा उसने क्या कर लिया? केस करके पैसा कमा लिया। राइट? तो अगर ऐसा डाउट आ रहा है कि क्या उसका पैर काटना जायज था लॉ के हिसाब से, उसे कहेंगे क्या? क्वेश्चन ऑफ लॉ, इशू ऑफ लॉ। और फैक्ट, क्या सामने वाला बंदा चोरी करने के लिए आया था, या बोले सर आपके घर का दरवाजा खुला था तो मैंने जाके देख लूं कि कहीं पे कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है, इसलिए मैं आ गया था सर। तो फैक्ट क्या है? क्या सामने वाला बंदा जो है वो चोरी करने के इरादे से आपके घर पे घुसा था, और या फिर उस बंदे का इरादा जो है कुछ और था? ये समझ में? अगर उसके बारे में पता लगा रहे होंगे, उसे कहा जाएगा इशू ऑफ फैक्ट, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोल दो, या फिर डिस्प्यूट ऑफ फैक्ट बोल दो, या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बोल दो। और लॉ कि सर बोले चोरी तो मैं कर रहा था, चोरी के हिसाब से ये वाला काम जो है वो तो हो रहा था, बट क्या इसके बदले में सजा जो आपने दी है वो बोले लॉ के हिसाब से सही है या नहीं है, ये बता दीजिए। बोले आप डैमनम सिने इंजुरिया, आपकी दुकान के बाजू में मैंने दुकान खोली, आपका नुकसान हुआ? हाँ जी हुआ। लेकिन क्या लॉ ऐसा कहता है कि किसी के दुकान के बाजू में उसी काम की दुकान खोलना गलत है? क्या लॉ ऐसा कहता है? आंसर इज नो सर। ये समझा? बट नो है या यस है वो बात की बात है। सबसे पहला पॉइंट यहां पे क्या आता है कि इशू कौन से चीज को लेके है। चलिए, नाउ वेयर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सूट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन इशू ऑफ लॉ ओनली, it shall try those issues first and postpone the framing of the other issues until after that issue has been determined and may deal with the suit in accordance with the decision of that issue। वापस से एक बार क्या कहते हैं? सब बोले अगर कोर्ट को लगता है कि जो आपका यहां पे ये केस है, इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ ऑन द इशू ऑफ लॉ, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पे बोले उसको क्या किया जा सकता है? डिस्पोज किया जा सकता है। क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या हो गई? बोले सर पैर काट दिया, क्या पैर काटा जाना चाहिए था? ये सबसे पहला सवाल वहां पे आ रहा है। तो आप पहले उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फैक्ट की बात जो है वो बोले आप यहां पे क्या करोगे? बाद में करोगे। ठीक है, चलिए। फिर हियरिंग ऑफ सूट भाई साहब, अगर जो लेटर्स का एक्सचेंज आपस में किया गया, डिस्प्यूट जो आपका रेज हुआ था, आपने कहा कि मैं उसमें इतना पैसा मांगता हूं, उसने कहा कि नहीं पैसा नहीं मांगता है, उधर से एविडेंसेस आए, इधर से एविडेंसेस आए, पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे चीज़ों की जो सॉल्यूशन है वो नहीं आ पा रहा, तो क्या किया जाएगा? ऐसे केस में फिर दोनों पार्टीज को आमने सामने बुलाया जाएगा, प्लेंटिफ को भी डिफेंडेंट को भी, और दोनों से कहा जाएगा कि आपको यहाँ पे कोर्ट के सामने, जज के सामने आके अपना अपना पक्ष जो है एविडेंसेस के साथ में रखना पड़ेगा, जो अपन मूवीज में देखते हैं। ठीक है, उसे क्या नाम दे दिया गया? हियरिंग ऑफ द सूट। दोनों पक्षों की बातें जो है वो सुनी जाएंगी। एंड यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका क्या? एफिडेविट। इसके बारे में बात अपन पहले भी कर चुके हैं। सर एफिडेविट का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑन ओथ। सर अगर मैं एफिडेविट के बारे में बात करूं तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये बोले आपका ओरल वाला भी हो सकता है और ये बोले आपका रिटन वाला भी हो सकता है। सर ओरल वाला जब आप मजिस्ट्रेट के सामने या फिर जब आप कोर्ट के सामने, जज के सामने गीता पर गीता पर, कुरान पर या बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, सर वो भी आपका एफिडेविट है, डिक्लेरेशन ऑन ओथ है। और रिटन वाला सर जब आप नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हैं कि जो भी मैंने इल्जाम लगाए हैं, जो भी मैंने एलिगेशंस लगाए हैं वो ट्रू हैं एज पर माय बिलीव, एज पर माय नॉलेज और एज पर माय फेथ, या जो भी एविडेंसेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो एकदम सही है और इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और कल को जाके अगर ये पता चला कि आप झूठ बोल रहे थे और झूठा एफिडेविट अगर आपने यहां पे सबमिट किया था, तो जो चीज आपके फेवर में होनी चाहिए थी वो बोले आपके अगेंस्ट में भी जा सकती। ये समझ में आया? यानी कि जब आप यहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं कोर्ट के पास में, फिर चाहे वो हियरिंग के टाइम पे होगा या उसके भी पहले होगा, आपसे क्या कहा जा रहा है कि एफिडेविट सपोर्टेड होना चाहिए। आपका जो पिटीशन रहेगा वो एफिडेविट सपोर्टेड होना चाहिए, आपके जो एविडेंसेस होंगे वो भी एफिडेविट सपोर्टेड होने चाहिए, ताकि जो कोर्ट है वो आपकी उस बात का संज्ञान ले सके, मतलब सीरियसनेस जो उसको समझ सके कि भैया बंदा सीरियस है, झूठ नहीं बोल रहा है। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। अगला यहां पे पॉइंट सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अगर मैं बात करूं रेफरेंस के बारे में, एक तो रेफरेंस हो गया, दूसरा अगर मैं बात करूं रिव्यू के बारे में तो ये रिव्यू हो गया,
और इसके अलावा अगर आप बात करोगे रिवीजन के बारे में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बात करते हैं किसके बारे में, अपील के बारे में, तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट। 4 टॉपिक दिए आपको यहाँ पे, ठीक है। इसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, रेफरेंस। सो ये क्या है, इसमें जो आपका सबऑर्डिनेट वाला कोट रहेगा, जिसे आप लोअर वाला जो कोट है वो भी कह सकते हैं, वो क्या करता है, खुद से ही इस बात का अंदाजा लगा लेता है कि जो मैटर मेरे पास में आया है उसमें या तो बोले क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसके ऊपर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या फिर ये वाला जो केस है ये मेरे जुरिसडिक्शन में ही नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको बोले मैं सुपीरियर वाले कोर्ट के पास में, सुपीरियर वाले कोर्ट के पास में रेफर कर दूंगा, और या तो जिस कोर्ट के पास में ये वाला केस जाना चाहिए था उस कोर्ट के पास में रेफर कर दूंगा। यहां पे ध्यान से सुनिएगा, जब आपने रेफरेंस की बात करी तो जो आपका बोले कोर्ट रहेगा वो क्या करता है, सुओ मोटो रेफर द केस टू कॉम्पिटेंट कोर्ट, ठीक है। सुपीरियर बोलने से बेहतर क्या रहेगा, मैं यहां पे क्या बोल दूं, इस चीज को कॉम्पिटेंट कोर्ट बोल दूं, ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि जो भी आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट रहेगा ना उसके पास में केस को क्या कर दिया जाएगा, रेफर कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, इसे कहते हैं क्या करना, रेफरेंस करना। सर कहां बताया गया, सेक्शन 113 में बताया गया, क्या कहता है, whenever a subordinate or the lower court has a reasonable doubt on any question of law, it can make reference to the higher court, but such application for the reference to be made only by the lower court, either suo moto or application made by any party to the suit to the lower court। मतलब कई बार ये भी हो सकता है कि पार्टी जो है ना वो बोले कोर्ट को बोल दे कि सर डोंट यू थिंक कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, और ये चीज के लिए आपको हायर अथॉरिटी के पास में जाना चाहिए। व्हाट द पॉइंट, तो अगर केस को जो आपका सबऑर्डिनेट वाला कोर्ट है वो दूसरे कोर्ट के पास में रेफर कर देता है, यूजुअली यहां पे जो आपको बताया गया, ये क्या बताया गया कि सुपीरियर कोर्ट के पास, बट अगर बात करी जाए भैया ये केस मेरे पास में नहीं आना चाहिए था, पेक्यूनियरी लिमिट के हिसाब से ये उस कोर्ट के पास में जाना चाहिए था, वो वैसा भी बोला जा सकता है। ये समझ में आया, बोले ठीक है, ये अलग ही टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद में एक टॉपिक आपका आता है जिससे कहा जाएगा क्या, रिव्यू। सर रिव्यू के टाइम पे आपको जो वर्ड यहां पे ध्यान देना है वो क्या रहेगा, सेम कोर्ट। सर जिस कोर्ट ने अपना फाइनल वाला ऑर्डर पास कर दिया है या जिस कोर्ट ने अपना डिक्री पास कर दिया है, अब उसी कोर्ट के पास में वापस जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपने बोले जो ऑर्डर पास किया है, मैं आपके इस ऑर्डर की कदर करता हूं, मैं आपके इस डिसीजन की कदर करता हूं, लेकिन ऐसा मुझे यहां पे लग रहा है कि सर शायद कुछ एविडेंसेस को प्रॉपर्ली देखने में कहीं कोई गड़बड़ हो गई है, शायद कोई एविडेंसेस ऐसे वाले होंगे जिनको आप प्रॉपर तरीके से वहां पे देख नहीं पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसके काबिल नहीं है या ऐसा कुछ है ना, वो नहीं बोल रहा हूं सर। ये कब किया जाएगा, जब बोले कोई भी केस का रिव्यू करना, सॉरी रिवीजन करना अलाउड नहीं है या अपील करना अलाउड नहीं है उस केस के अगेंस्ट में, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, टू द सुपीरियर वाला कोर्ट। ये समझ में आया, अगर रिवीजन करना अलाउड रहेगा मैं रिव्यू करने की बात ही नहीं करूंगा, अगर अपील करना अलाउड रहेगा तो मैं ऊपर वाले कोर्ट के पास में जाके आपकी कंप्लेन करके आऊंगा कि आपने अपना काम जो है वो अच्छे से नहीं किया। ये समझ में आया, ये बात करता है सेक्शन में कौन सा, 114। क्या कहता है वैसा, रिव्यू का मतलब होता है रिकंसिडर करना, वही वाला कोर्ट दोबारा से कंसिडर करेगा। रिकंसिडर करना, रीएसेस और री एग्जामिनेशन एक ही मतलब है सर, दोबारा चेक कर लो सर, दोबारा एग्जामाइन कर लो सर, दोबारा देख लो सर इस चीज को। अ गिवन मैटर, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द डिक्री और ऑर्डर में अप्लाई फॉर अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट टू द, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है बेटा, सेम कोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, उसी कोर्ट के पास में आपको जाना है जिसने कि आपका वो ऑर्डर जो है वो पास किया था। सर ये कब करेंगे आप, व्हेन द डिक्री वाज नॉन अपीलेबल। सर अपील कर ही नहीं सकता ना, अगर अपील कर पाता तो बताता, बोले मैं आपको, ठीक है। एंड द डिक्री इज अपीलेबल बट द एग्रीव्ड पार्टी, उसने क्या नहीं किया, उसने बोले डिक्री सॉरी अपील जो है वो फाइल ही नहीं किया, जितने टाइम में उसको अपील करना चाहिए था उसने अपील नहीं किया, बोले। ये समझ में आया, डन। नेक्स्ट पॉइंट, रिवीजन, सेक्शन 115, RRR 13, 14, 15, RRR 13, 14, 15, राइट लाइन से है तो सेक्शन जो है वो भी आपको याद रहेगा। सर रिवीजन, रिवीजन के लिए आप हमेशा ऊपर वाले कोर्ट के पास में जाते हैं, और यहां पे अगर मैं सिंपल तरीके से बात करूं तो कौन से वाला कोर्ट रहेगा भाई साहब, बोले हाई कोर्ट की बात जो है वो यहां पे करी जा रही है। अगर रिवीजन की बात आप करते हो ना तो हाई कोर्ट के पास में ही आप रिवीजन के लिए पिटीशन जो है वो फाइल कर सकते हैं कि सर जो सबऑर्डिनेट वाला कोर्ट था ना
उस कोर्ट ने बोले ये ऐसा ऐसा पंगा जो है वो कर दिया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उसने जो भी ऑर्डर पास किया था प्लीज आप उसको देखो, और अगर आपको लग रहा है कि उसने सही ऑर्डर पास नहीं किया था तो उसके ऑर्डर को क्या कर दो, रिवाइज कर दो। व्हाट द पॉइंट, ये ध्यान से देखिए कब होगा ऐसा, टू हैव एक्सरसाइज्ड अ जुरिसडिक्शन व्हिच इज नॉट वेस्टेड इन इट बाय द लॉ, मतलब उसको ये केस एंटरटेन करने का अधिकार ही नहीं था, उसको ये काम करना ही नहीं चाहिए था, पहला। दूसरा, टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन टू सो वेस्टेड, या तो अथॉरिटी के बियॉन्ड चला गया, या जो काम उसको करना चाहिए था जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है वो केस ले ही नहीं रहा सर, ठीक है। और तीसरा, टू हैव एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन इल्लीगली और विद द मटेरियल इरेगुलरिटी, सर बोले मेरे एविडेंसेस को प्रॉपर्ली देखा नहीं, ऐसे ही ऊपर ऊपर से देख के बोला ना 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 ये एविडेंसेस सबमिट नहीं होंगे हो पाएंगे, बोले ये सामने वाले का एविडेंस है जो कि बोले एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसी। गॉट द पॉइंट। तो ऐसे केस में भी रिवाइज करने की बात जो है वो बोले यहां पे करी जा सकती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है वो अपने हिसाब से उसको देखेगा कि क्या जो एलिगेशन उस कोर्ट के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, और उसके हिसाब से रिवाइज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। गॉट द पॉइंट। चलिए फिर इसके बाद में अगला आता है भाई साहब आपका अपील्स। सर ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यहां पे ये है कि अपील करना ये नहीं है कि हमारे कंट्री में हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ना भाई साहब। अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में लॉ कहता है कि आप अपील कर सकते हैं तो आप अपील कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपील करने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर लॉ में आपको बताया गया होगा कि भाई साहब देखो ये वाले चीज के लिए ना आप इसके ऊपर वाले कोर्ट के पास में नहीं जा सकते हो, तो चाहे आप कुछ भी उसमें कर लीजिए, आप ऊपर वाले कोर्ट के पास में नहीं जा सकते। ये ध्यान रखिएगा। सर अपील करना, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्या अपील करना हमारा इनहेरिटेड अधिकार है, क्या जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या ये पुश्तैनी अधिकार है क्या? नहीं सर। क्या ये नॉर्मल एक प्रोसीजर है क्या कि पहले छोटे वाले कोर्ट के पास चले जाओ, वहां से जो ऑर्डर आया आपको पसंद नहीं है उसके ऊपर वाले पे चले जाओ, यहां से भी पसंद नहीं है उसके ऊपर चले जाओ, वहां से भी पसंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओ? अगर ऐसा होगा तो भाई साहब कौन बंदा होगा जो नीचे रुकना चाहेगा? कोर्ट का टाइम वेस्ट ही होने वाला है। नीचे वाला जो कोर्ट रहेगा बेचारे ने इतना मेहनत किया, सारी चीजें वहां पे करी, और आपने कहा नहीं नहीं मैं तो ऊपर जाऊंगा, क्या मतलब हुआ भाई साहब? ये समझा? तो क्या कहा गया कि जो अपील वर्ड है सबसे पहले सीपीसी में डिफाइन नहीं किया गया, बट जनरली अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या कहा गया कि जो भी आपकी एग्रीव्ड वाली पार्टी है, मतलब जिसको कोर्ट से ऑर्डर मिला है लेकिन वो उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, वो बोले क्या करेगा, वो जाता है एपलेट वाले कोर्ट के पास, और एपलेट वाले कोर्ट से वो इस बात की गुहार लगाता है कि छोटे वाले कोर्ट ने, आपसे नीचे वाले कोर्ट ने, इंफीरियर वाले कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है उस ऑर्डर को बोले आप सेट असाइड कर दो, ठीक है, या रिवर्स कर दो। सेट असाइड कर दो, उसको हटाओ, बोले आप देख लो आपके हिसाब से क्या ऑर्डर पास करना चाहिए, बोले या उसने जो ऑर्डर पास किया है वो गलत पास किया, आप उसको रिवर्स कर दो, और बोले सही ऑर्डर जो वो क्या कर दो, पास कर दो, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, राइट ऑफ अपील जो है ये कोई नेचुरल राइट नहीं है कि भैया इस दुनिया में पैदा हो गए तो अपील करने का आपके पास मेरी करना, और ना ही ये इनहेरिटेड राइट है, पुश्तैनी वाला राइट नहीं बोले। अगर लॉ कहता है, स्टेट्यूट मतलब लॉ, अगर लॉ कहता है कि हाँ आप इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर कहता है कि आप अपील नहीं कर सकते तो चाहे साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगा लो, आप अपील नहीं कर सकते। ये समझ में आया? चलिए अपील जो है वो बोले 4 तरीके की हो सकती है, कौन सी? सब बोले जो ओरिजिनल वाली डिक्री पास करी गई होगी उसके अगेंस्ट में अपील। सर फिर उसके बाद में सेकंड अपील जो कि हमेशा हाई कोर्ट के पास में होती है। सर अपील फ्रॉम द ऑर्डर्स, सर ए और सी लगभग सेम चीज है सर। डिक्री जो है ये बोले एक राइट क्रिएट किया गया होगा जो कि आपको पसंद नहीं आया तो आप उसके अगेंस्ट में अपील कर रहे हैं। ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर पास किया गया था, आप उसके अगेंस्ट में अपील करने की बात कर रहे हैं। और चौथा अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर पास किया गया होगा उसके अगेंस्ट में आप अपील करने की बात कर रहे होंगे, या जहां जहां पे किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में लॉ कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाके अपील कर सकते हो, वो भी यहां पे कवर हो जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। The general rule is that the parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence. Obvious सी बात है भाई साहब,
नीचे वाले कोर्ट के तुम इतनी सारी बेइज्जती करके यहाँ पे ऊपर आ गए हो, ये कह रहे हो कि उसको कुछ पता नहीं है, आनंद फानंद में ऑर्डर पास कर दिया, और यहाँ जब अपील कर रहे हो नया एविडेंस आप वहां पे प्रोड्यूस करने की बात करो हैं। हाँ, अगर नीचे वाले कोर्ट के पास में आप वो डॉक्यूमेंट लेके गए थे लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, या अगर कोई और जस्टिफाइड कारण अगर आपके पास में था उस पर्टिकुलर एविडेंस को नीचे वाले कोर्ट के पास प्रेजेंट नहीं करने का, तो ही आपको अपील में वो डॉक्यूमेंट जो है वो लाने का अधिकार रहेगा, नॉट अदरवाइज। ये ध्यान रखिएगा। क्या क्या बोला गया सर इसके अंदर, ध्यान से देखिए। सब बोले लोअर कोर्ट के पास लेके गया था लेकिन उसने एडमिट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। या फिर दूसरा, सर बोले द एपलेट कोर्ट रिक्वायर, एपलेट कोर्ट ने खुद मंगवा लिया, माथुर जी मैं कर रहा हूं ना अलाउ, मैं कर रहा हूं ना, मैं जज में हूं ना, मैं कर रहा हूं ना अलाउ। जब खुद ही मंगवा रहे हैं तो ला दूंगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और तीसरा, फॉर एनी अदर सब्सटेंशियल कॉज, इंपॉर्टेंट कॉज, जो कि कोर्ट को लग रहा है कि यहां पे नया डॉक्यूमेंट जो है उसको बोले एडमिट करना जरूरी होगा, या सामने वाला बंदा टाइम पे वो डॉक्यूमेंट को नहीं ला पाया लेकिन उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तभी उसको एडमिट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। राइट, चलिए सर। नाउ यहां पे द एसेंशियल फैक्टर टू बी स्टेटेड इन द एपलेट जजमेंट, ये क्या रहेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा। क्या कि सर कौन से बेसिस पे डिटरमाइन किया जा रहा है, डिसीजन बोले क्या रहने वाला है, उस डिसीजन का रीजन जो है वो क्या होगा, ठीक है। डिटरमाइन करने का मतलब यहां पे क्या बेटा, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब जो नीचे वाला आपका कोर्ट है, ठीक है, उसने जो ऑर्डर पास किया आप उसकी यहां पे तौहीन कर रहे हैं, मतलब माना कि हाई कोर्ट कर रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट कर रहा होगा, लेकिन पॉइंट ये कि आपके नीचे वाला जो कोर्ट है सर वो भी तो पढ़ा लिखा है ना। आपने ऐसे बोले नहीं नहीं उसका जो ऑर्डर है अच्छा नहीं था, मैं दोबारा पास कर रहा हूं, कारण तो बता दो सर। गलती हो सकती है जज साहब से, मानते हैं, बोले इंसान है वो भी, लेकिन कारण तो बता दो कि क्या गलती हुई। राइट, चलिए। एंड वेयर द डिक्री अपील्ड फ्रॉम इज रिवर्स्ड और वेरीड, तो रिलीफ क्या दिया जा रहा है वो भी आपको यहां पे बताना पड़ेगा। यानी कि 4 पॉइंट जो हैं ये आपको यहां पे अपने एपिलेट वाले ऑर्डर में आपको बताने पड़ेंगे, जो अपील में आपने ऑर्डर पास किया होगा उसमें आपको बताने पड़ेंगे। ये समझ में आया क्या भाई साहब, बोले ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट है सूट बाय और अगेंस्ट द माइनर। सर अगर सामने वाला बंदा माइनर होगा तो गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके जरिए ही आपका जो केस है वो किया जाएगा। माइनर कौन है, जिसकी एज 18 साल है या उससे कम की है, ठीक है। फॉर हुज पर्सन और प्रॉपर्टी अ गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, फॉर हुज प्रॉपर्टी इज अंडर अ कोर्ट ऑफ वार्ड, द एज ऑफ द मेजोरिटी इज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। ये ध्यान से सुनिएगा। क्या, अगर मैं माइनर की बात करूं, नॉर्मली जिसकी एज 18 साल तक की होगी वो माइनर कहलाएगा, जैसे ही बंदा 18 का हो जाएगा मेजर बन जाएगा। बट अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी के लिए या किसी इंसान के लिए अगर गार्डियन अपॉइंट किया गया या फिर प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड अपॉइंट किया गया है, तो जब तक कि वो 21 साल का नहीं हो जाता उसे माइनर माना जाएगा। ये समझ में आया। चलिए क्या कहता है, अगर केस करने वाला माइनर है तो क्या कहा गया, every suit by the minor shall be instituted in his name by a person who in such suit shall be called as next friend to the minor। माइनर तो कर ही नहीं पाएगा ना, ठीक है, तो उसका जो दोस्त रहेगा वो करेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है साउंड माइंड का होना चाहिए और उसके मेजॉरिटी जो है वो रहनी चाहिए, मतलब उसकी जो एज रहेगी वो 18 साल से ऊपर या 21 साल से ऊपर जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर डिफेंडेंट माइनर रहा तो ये ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है, बोले आपका जो कोर्ट है शेल अपॉइंट अ प्रॉपर पर्सन टू बी अ गार्डियन फॉर द सूट फॉर सच माइनर। गार्डियन अपॉइंट किया जाएगा ताकि वो उस माइनर के बिहाफ पे केस जो उसको लड़े। तो जो आपका गार्डियन रहेगा शेल कंटिन्यू एज सच थ्रू आउट ऑल द प्रोसीडिंग्स अराइजिंग आउट ऑफ द सूट इंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग इन एनी एपिलेट और द रिविजनल कोर्ट और एनी अदर प्रोसीडिंग। सब में वही बंदा उसको क्या करेगा, माइनर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जैसे ही बोले अगर केस चल रहा है, जैसे सनी पाजी ने कहा था, केस चालू होने के बाद में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, केस चल रहा है बोले, और जो कल तक बच्चा था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो वो गार्डियन को बोल सकता है चाचा आप बैठ जाओ, आपकी बस की बात नहीं है, मैं खुद लड़ूंगा बोले, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या कहता है द माइनर प्लेंटिफ अगर बोले मेजोरिटी में आ जाता है, सबसे पहली बात तो ये भी कर सकता है, वो बोलेगा काय को केस किया है,
मेरी कोई इच्छा थी नहीं केस वेस करने की, बट मेरे गार्डियन जो है वो सुनते ही नहीं है। काय को केस किया, मैं नहीं करना चाहता था केस, अबंडन छोड़ दिया केस को, ठीक है। इफ ही इलेक्ट टू प्रोसीड ही शैल अप्लाई फॉर एन ऑर्डर डिस्चार्जिंग द नेक्स्ट फ्रेंड एंड फॉर द लीव टू प्रोसीड इन हिज ओन नेम। वो बोलेगा भैया मेरे नाम पे चलाओ अभी केस, गार्डियन को भी हटा दो, नेक्स्ट फ्रेंड जो था उसको भी हटा दो, अभी ये मेरे दम पे चलेगा। सीधी सीधी बात है, इसमें याद करने वाली कोई चीज है ही नहीं, राइट। फिर आता है अगला आपका समरी प्रोसीजर। ये किसकी बात कर रहा है भाई, सब फटाफट निपटाओ बोले। वैसे तो बोले अगर आप कोर्ट की बात करते हैं क्या होगा, पहले प्लेंटिफ जो है वो केस करेगा, फिर कोर्ट जो है वो समन देगा डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट 30 दिन में रिप्लाई करेगा, फिर कोर्ट के पास जो रिप्लाई आया होगा उसके बारे में प्लेंटिफ को बताया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि अब आप एविडेंसेस वगैरह जो है वो सब प्रोवाइड करो, ठीक है। तो प्लेंटिफ जो वो एविडेंस प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद में वापस से डिफेंडेंट को बोला जाएगा कि भैया सामने वाले के पास में तो पक्के वाला सबूत है, क्या तुम्हारे पास में इस बात का कोई सबूत है कि प्लेंटिफ झूठ बोल रहा है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट देगा। ऐसे डॉक्यूमेंट का सिलसिला जो है वही लंबा चलता है। फिर उसके बाद हियरिंग होगी। अब जब हियरिंग होती है तो सर विटनेस पे विटनेस, एविडेंस पे एविडेंस, एविडेंस पे एविडेंस, वो सब चीजें आती है। लेकिन कई बार जब आपका केस जो है वो ओपन एंड शट वाला केस होता है तो क्या करेंगे, बोले क्यों फालतू नाटक करने का, फटाफट क्या करते हैं, समरी प्रोसीजर करते हैं। इस केस को इतना लंबा खींच के कोर्ट का और दोनों पार्टीज का जो वक्त है और जो पैसा है और जो टाइम है और जो एफर्ट्स हैं उनको बर्बाद करने से अच्छा फटाफट इसका सॉल्यूशन जो है वो बोले अपन सुना देते हैं, राइट। तो क्या कहता है भाई साहब, यहां पे अपने को शॉर्टन प्रोसीजर करना है, ठीक है, ताकि बोले अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो सब ना हो पाए, राइट। ठीक है, छोटे छोटे जो केसेस रहेंगे जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का केस हो गया, हुंडीज का केस हो गया। हुंडीज का क्या होता है सर, हवाला वाला जो आपका रहता है ना वो वाला केस, ठीक है। प्रोमिसरी नोट का जो केस है वो हो गया, राइट। या फिर सूट टू रिकवर द डेप्ट अंडर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, 2,00,000, ठीक है, इतने का कोई केस था जिसमें पैसा रिकवर करने की बात जो वो करी गई थी, राइट। तो वो वाला यहाँ पे ऐसे वाले केसेस के लिए समरी प्रोसीजर वो किया जाता है। क्या कहता है कि सर दिस विल बी एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग कोर्ट्स, हाई कोर्ट में, सिटी का सिविल कोर्ट या फिर स्मॉल वाला जो कोर्ट रहेगा वहां पे, फिर उसके बाद में अदर कोर्ट्स, इन सच कोर्ट्स द हाई कोर्ट में रिस्ट्रिक्ट द ऑपरेशन ऑफ ऑर्डर 37 बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। मतलब कुछ जगहों पे मना भी किया जा सकता है कि नहीं भाई साहब ये वाले केस में समरी प्रोसीजर जो वो किया नहीं जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है लीव टू डिफेंड। बेटा यहां पे वापस से लीव का मतलब यहां पे क्या है, परमिशन। कोर्ट जो है वो समरी प्रोसीजर करना चाहता था, छोटा मोटा केस है, लेकिन डिफेंडेंट ने कहा कि नहीं ना सर रुको ना, मेरे को अपने आप को डिफेंड करने का मौका दो। माना कि 10,000 रुपए का केस होगा, माना कि बोले 1,00,000 रुपए का केस होगा, आपके लिए उतना मैटर नहीं करता बट मेरे लिए मैटर करता है। मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अपना पक्ष जो है वो यहाँ पे रख पाऊं और अपने आप को क्या कर पाऊं, डिफेंड कर पाऊं। क्या कहता है, द डिफेंडेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू डिफेंड द सूट अनलेस ही एंटर एन अपीयरेंस विद इन 10 days from the service of summon. Such leave to defend may be granted unconditional or upon such terms as the court or judge may think. समरी प्रोसीजर में 10 दिन के अंदर आपको अपीयर होना पड़ेगा कि सर मैं इस समरी प्रोसीजर वाले केस में अपने आप को डिफेंड करना चाहता हूं, प्लीज मुझे उसका मौका जो है वो आप दे दीजिए। लेकिन 10 दिन में क्या करना पड़ेगा, अपीयर जो है वो आपको होना पड़ेगा। चलिए हाउएवर आपको बोले कोई परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी, कब, जब कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भैया आप यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, सारी चीजें क्लियर है, सब दिख रहा है, साफ है, बैंक स्टेटमेंट दिखाई दे रही है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे सिग्नेचर जो है वो आपका दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे सिर्फ कोर्ट का टाइम जो है वो जाया करने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद आपको परमिशन जो है वो नहीं मिलेगी। कब नहीं मिलेगी, कोर्ट को ऐसा लगता है that the facts disclosed by the defendant do not indicate that he has a substantial defense or that the defense are frivolous or veracious। मतलब कुछ भी बातें कर रहा है, कॉन्क्रीट वाले बातें नहीं है भाई साहब, ऐसे ही कुछ तो भी कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरा, द पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ एंड द एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट टू बी ड्यू फ्रॉम हिम इज डिपॉजिटेड बाय हिम इन द कोर्ट। ले भाई साहब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या आप बोले डिफेंड करना चाहते हो, बोले हाँ सर करना चाहता हूँ, कितने का केस था, बोले 1,00,000 का। अगर तुम्हारा बोलना है कि 1,00,000 रुपए उसके लेने नहीं बनते, एक काम करो ये पैसा डिपॉजिट कर दो बोले कोर्ट के पास, अगर तुमने अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया तो ये पैसा वापस लेके चले जाना, और नहीं तो फिर ये पैसा किसको दे दिया जाएगा, प्लेंटिफ को। ये कंडीशन जो है वो बोले यहाँ पे डाली जा सकती है। ये समझ में आया क्या भाई साहब, दैट्स इट।
तो यहाँ पे आपका जो सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड वाला टॉपिक है, ये आपका होता है सिंपली कंप्लीट। गॉट द पॉइंट? तो इसको अच्छे से आप आज ही के दिन क्या करेंगे, पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और कल के दिन अपन चालू करेंगे हमारा अगले वाला चैप्टर जो कि क्राइम के बारे में बात करता है। नाम क्या है? इंडियन पिनल कोड 1860। राइट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।